नमस्कार, यूपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धांत शुक्ला। फ्रेंड्स, आप लोग थंबनेल देख कर के ये समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या रहने वाला है। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम आयोग के द्वारा जो चेक करवाई गई कॉपियाँ हैं, मतलब कि आयोग जिन एग्जामिनरों के माध्यम से कॉपियों को चेक करवाया है, वो कॉपी को देखेंगे। उस कॉपी में जो प्रश्न है, प्रश्न के जो आंसर लिखे गए हैं, जो उत्तर लिखे गए हैं, उसमें आप देखेंगे कि कुछ उत्तरों जो प्रश्न उत्तर हैं, कुछ उत्तरों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर मिले हैं, एक्सीलेंट नंबर मिले हैं, कुछ में बहुत ही ज़्यादा कम नंबर मिले हैं, कुछ में एवरेज नंबर मिले हैं। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में ये समझेंगे कि जिनमें एक्सीलेंट नंबर आए हैं, जिसमें एवरेज हैं और जिसमें बैड नंबर आए हैं, उन कारणों को समझेंगे कि वे कारण क्या हैं जिनकी वजह से किसी एक प्रश्न के उत्तर में बहुत अच्छे नंबर आ गए, किसी में एवरेज आ गए, किसी में बहुत ही कम आ गए। उन कारणों को जान करके हम अपनी आंसर राइटिंग को क्या करेंगे, यहाँ पर इम्प्रूव करेंगे। पर यहाँ पर आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे। प्रश्न ये होंगे, देखिए, प्रश्न आपके मन में जो होंगे, हो सकता है ठीक है, जैसे प्री टाइम पर आंसर राइटिंग पर चर्चा क्यों, हो सकता है कुछ प्रश्न जो मन में आपके उठ रहे होंगे वो मैं यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, छूट गया होगा। तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में आप वो प्रश्न पूछ लीजिएगा, उसका उत्तर मैं आपको बाद में दे दूँगा। यहाँ पर प्री टाइम पर आंसर राइटिंग पर चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि 1-1.5 महीने रह गए हैं जब अब एग्ज़ाम के। तो उस टाइम पे प्री टाइम यहाँ पर फोकस पूरा प्री पे होना चाहिए। तो इस टाइम पर आंसर राइटिंग पर चर्चा क्यों हो रही है, तो आप ये समझिए कि प्री एग्ज़ाम के बाद आपके पास जो समय बचते हैं उसमें आप मेंस की तैयारी करने वाले हैं। लेकिन हमें यदि 15 से 20 मिनट के वीडियो से ये समझ में आ जाता है कि हमें उत्तर लिखना कैसे है, उत्तर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उत्तर को कैसे लिखें, ये हम 15 से 20 मिनट के लेक्चर से समझ ले रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वो महत्वपूर्ण होने वाला है। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि यदि आपके ऊपर प्रेशर है प्री का, तो आप पहले पूरा फोकस प्री पे करिए, एग्ज़ाम दे लीजिए, उसके बाद देखिएगा। लेकिन जो अभी शुरुआती फेज़ में है, जो अभी भी परीक्षार्थी अभ्यर्थी अभी शुरुआती फेज़ में, अभी इंटर ही इस फील्ड में कर रहे हैं, वो इस पूरे वीडियो को ज़रूर देख लें, ठीक है। तो और दूसरा प्रश्न है जो आपके मन में आ रहा होगा कि आयोग के द्वारा चेक करवाई गई कॉपी वर्सेस टॉपर की कॉपी, कौन सी बेस्ट है। नो डाउट आपके मन में जो आपको ये लग रहा होगा कि आयोग के द्वारा चेक कराई गई जो कॉपियां हैं, जिस आयोग द्वारा जिस एग्जामिनरों से कॉपियों को चेक करवाया है वो मिल जाए तो लोगों का उत्साह और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। वजह ये है कि आप जब टॉपर की कॉपियाँ देखते हैं, यदि आप दृष्टि की वेबसाइट पर चले जाइए या विज़न आईएएस की वेबसाइट पर चले जाइए, तो वहाँ पर आपको टॉपर की कॉपियाँ मिलेंगी। लेकिन वहाँ पर क्या है कि टॉपर के जो आंसर हैं वो लिखे तो मिलेंगे, लेकिन 10 में से कितने नंबर उसको मिल रहे हैं किसी एक प्रश्न विशेष में, उसको आप वो आपको नहीं मालूम पड़ने वाले। लेकिन जो अभी जिस कॉपी को मैंने अभी हम जब डिस्कस करेंगे, आयोग के द्वारा जो एग्जामिनर के द्वारा करी गई कॉपी है, उसमें प्रत्येक प्रश्न जो हैं और जो उनके क्रमांक हैं, जो नंबर है, उसमें से कितने नंबर एग्जामिनर के द्वारा दिए जा रहे हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। और देखने के साथ ये ठीक तरह से विश्लेषण करेंगे कि यदि एग्जामिनर ने किसी प्रश्न के उत्तर में कम नंबर दिए हैं तो क्यों कम नंबर दे दिए, किसी प्रश्न के उत्तर में बहुत ही ज़्यादा नंबर दे दिए तो क्यों दे दिए। इन सभी चीज़ों को देखेंगे। और जब आपका समझो यहाँ पर मैं वार्तालाप जो करवाने जा रहा हूँ, सीधा सीधा आयोग के द्वारा जो चेक एग्जामिनर हैं जिन्होंने कॉपियों को चेक किया उनसे, बस आप उनसे सामने बैठ कर के, मतलब वो नहीं करने जा रहे, बातें नहीं करने जा रहे, लेकिन जो उनके द्वारा कॉपियाँ चेक की गई हों उनको देख करके आप एक तरह से महसूस कर सकते हैं कि आपको वो जो एग्ज़ामिनर हैं जिन्होंने कॉपियाँ चेक की है, आयोग के एग्ज़ामिनर जो हैं, उनसे आप सीधा बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो आपके लिए ये पूरा सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप देखिए, बहुत कुछ यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तीसरा जो है आपके मन में, अन्य किसी राज्य के आयोग द्वारा चेक कॉपी से क्या सच में कुछ सीख सकते हैं, ये भी एक प्रश्न हो सकता है। क्योंकि हम अपने यहाँ मालूम है आपको कि यूपी पीसीएस जो आयोग है, जो अपना पीसीएस यूपी पीसीएस जो आयोग है, वो मेंस की कॉपियों को तो नहीं देता। मान लीजिए आपने मेंस लिखा है और सोचो कि आप कॉपी देख सकें कि हमारी कॉपी में किस प्रश्न में कितने नंबर मिले, क्या कमियाँ रहीं, ये जानना चाहें, तो ऐसा तो अपने यहाँ है नहीं ट्रांसपेरेंसी। लेकिन अभी मैं जिस आयोग की यहाँ पर आगे बात करूँगा, जिस स्टेट के आयोग की बात करूँगा, वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा है। वो
मतलब कि कॉपियाँ आपने एग्ज़ाम दिया है मेंस की, तो वो कॉपियाँ आप मंगा सकते हैं, देख सकते हैं कि किस प्रश्न में आपको कितने नंबर मिले, किस में कम नंबर मिले, और ये जान सकते हैं कि क्यों कम नंबर वहाँ पे मिले हैं। ठीक है, तो आप समझिए जिस राज्य के आयोग द्वारा अन्य किसी राज्य के आयोग द्वारा चेक कॉपी से क्या सच में कुछ सीख सकते हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ पे कुछ बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये मेरा भी अनुभव एक रहा है, जो मैंने आपको मैं ये बता दूं कि मैं पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली की जितनी भी बड़ी कोचिंगों के नाम अपने मन में सोच सकते हैं जिनकी फ़ीस 1 लाख के ऊपर है, उन सभी इंस्टीट्यूट में, कोचिंगों में जो आईएएस पीसीएस की जो तैयारियां कराती हैं, आईएएस की ठीक तरह से, जो पीसीएस नहीं कह सकते, आईएएस की जो तैयारी करवाने वाली बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं यहाँ पे, उसमें मैं एग्ज़ामिनर हूँ। कुछ कोचिंगों में था और अभी वर्तमान में कुछ में हूँ। कुछ में का मतलब हूँ मैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर, मैं कोचिंग का नाम नहीं लेने वाला यहाँ पर कि किस कोचिंग में हूँ, क्या हूँ, उसके बारे में आपको जानना भी नहीं। बस ये समझिए कि मैं हूँ और मेरे पास 3-4 वर्षों का एक अच्छा अनुभव है। इस सेंस में है कि मैंने, आप 365 या 66 दिन में, मानता हूँ कि आप प्रतिदिन 2 उत्तर लिखते हैं, तो आप एक साल में 1000 से ज़्यादा उत्तर तो नहीं लिखते होंगे, या लिखते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं औसतन ये जो बात कर रहा हूँ कि कुछ ही बच्चे होंगे जो 1000 तक लिख रहे होंगे, कुछ तो होंगे जो मतलब 300 ही लिखते होंगे साल भर में। तो ये ऐसा कुछ है। लेकिन मैं एक साल में, एक वर्ष में मैं अपनी बात करूं तो मैं लगभग कम से कम 21 से 22 हज़ार प्रश्न उत्तरों का मूल्यांकन कर रहा हूं। और ये जो 21 से 22 हज़ार प्रश्न उत्तर मेरे सामने आ रहे हैं, कुछ में बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट उत्तर मुझे मिल रहे हैं देखने को, कुछ बहुत ज़्यादा बैड मिल रहे हैं। और इस पूरे अनुभव को, जो मेरा एक अनुभव इस क्षेत्र में रहा है एक बहुत लंबे टाइम से, वो भी यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, और मैं जब आयोग द्वारा चेक की गई कॉपी को देखा, उसमें दिए गए नंबर को देखा, तो मैंने ये अनुमान लगाया कि जो यूपी पीसीएस स्टेट आयोग है, यूपी पीसीएस जो आयोग है, और जो यूपीएससी आईएएस का जो एग्ज़ाम जो लोग दे रहे हैं, उनको जो नंबर आयोग देता है, मतलब मान लीजिए 10 नंबर का एक प्रश्न है, तो पीसीएस क्या कर रहा है, जो यूपी पीसीएस है, वो 60% तक ही नंबर, एक्सीलेंट जो है वो 60% ही है। मतलब 10 में 6 नंबर आपको मिल रहे हैं, समझो बहुत ही ज़्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, उसी तरह यूपीएससी की बात करें तो यहाँ पर भी 10 में यदि आपको 55 से 60% तक आपके नंबर आ रहे हैं, मतलब 5.5 से 6 नंबर के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। वैसा मुश्किल हो जाता है। मैंने आज तक जो कॉपियाँ चेक की हैं, मैं बता रहा हूँ कि मैंने 4.5 नंबर से तो कोई ही ऐसी कॉपियाँ होती थी, हिंदी मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं जा कर के 5.5 नंबर तक दिया हूँ। नहीं तो मैं अधिकांश जो कॉपियाँ डेली बेसिस पे चेक कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं 4.5 नंबर से अभी तक हाईएस्ट तो नहीं जा पाया हूँ। उसका बहुत सारे रीज़न है, प्रेजेंटेशन को लेकर के, कंटेंट लेवल पे है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो होता है, इन सभी चीज़ों को देखना पड़ता है, उसके बाद ही नंबर देते हैं। लेकिन हम क्या है कि बहुत प्रॉपर जो आंसर राइटिंग करनी चाहिए नहीं करते, इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे नंबर बहुत कम आते हैं, और जो फाइनल लिस्ट में हम एक अच्छी रैंक की उम्मीद या सपना जो देखते हैं, वो हमारा पूरा नहीं हो पाता। तो ये सब चीज़ें हैं जो आज हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे, प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, और मेरा ये अनुभव है कि आप ये जो अन्य किसी राज्य के आयोग द्वारा चेक की कॉपी है, इसको पूरा प्रश्नों को देखिए, उत्तरों को देखिए, और कुछ यहाँ पर आप पक्का है कि सीख कर ही जाएंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, जीपीएससी आपने देख लिया होगा, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये चेक की गई, मतलब जीएस पेपर 2 की ये कॉपी है। ठीक है, इसका एग्ज़ाम जो हुआ था, कब हुआ था, 31 जनवरी 2021 को हुआ था, और ये सेक्शन ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका है, और जीएस पेपर 2 की कॉपी है। ठीक है, इसमें जो जीएस पेपर 2 में जो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी संख्या सिर्फ 10 होती है। अब ये 10 संख्या देख करके ये मत समझ लीजिएगा कि अब मेरे काम की नहीं है, क्योंकि आप सोचोगे कि 20 प्रश्न तो यहाँ पर हमारे में आते हैं पीसीएस में, यहाँ पे 10 आ रहे हैं, तो ये सेक्शन ऑफिसर की है। आप ये समझ लीजिए कि संडे तक, आज कौन सा दिन है, आज है मंगलवार। ठीक है, रविवार तक मेरे पास जो पीसीएस की जो मेंस की कॉपियाँ हैं वो आ जाएंगी, फिर उस पर उसको देखेंगे। अभी मेरे पास सेक्शन ऑफिसर की जो मेंस की कॉपियाँ हैं वो हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद संडे तक वो आ जाती है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5.5 नंबर, 6 नंबर, ठीक है,
एक्सीलेंट है 5 नंबर 8 नंबर। अब यहाँ पर क्या हो सकते हैं, आपके मन में आएगा कि ये देखिए यहाँ पर तो 8 नंबर आ रहे हैं, 80% तक नंबर आ रहे हैं, 100 में 10 में देखो तो 8 नंबर मिल रहे हैं। आप ये ध्यान दीजिएगा, ये PCS है, और PCS मतलब ये जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं सेक्शन ऑफिसर का था, और हमारी यूपी PCS में भी कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको 10 में से 6 नंबर 7 नंबर तक भी मिल जाते हैं। तो ये मत समझ लीजिए सिर्फ आपको ही मिल जाते हैं, आपके साथ ही साथ सभी को इतने ही नंबर फिर मिल रहे हैं जो आपकी तरह उत्तर लिख रहा है। जो एवरेज लिख के आ रहा है उसको भी 4 नंबर 4.5 नंबर मिल जा रहे हैं। तो ये कोई ख़ास बात नहीं है, PCS या सेक्शन ऑफिसर इन सभी एग्ज़ामों में ऐसा होता है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीरियस नहीं होना है। जो हाईएस्ट नंबर जाता है वो 6 ही जाता है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनमें 8 चले जाता है, उसकी वजह क्या है जब इस प्रश्न पर आएंगे तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न पे। देखिए ये बार कोड है, आप देख सकते हैं सभी पेजों पे मिलेगा आपको, और ये विषय कोड है DSM-4। ये नंबर देख लीजिए, सभी पेजों पे यही नंबर आपको मिलेंगे, ये बार कोड है, ठीक है। देखिए गुजराती मीडियम का है, तो आपको हो सकता है कि गुजराती तो पढ़ना तो नहीं आता होगा, तो मैं क्या करूँगा कि हिंदी में बोलूँगा, आप समझिएगा, ठीक है। और जो भी कोशिश करिएगा कि आप यहाँ पर से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें, और आपको ये वीडियो पसंद आता है वो आप कमेंट करके भी बताइएगा कि इस चीज़ को कंटिन्यू सर रखिए, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को आपको मिल रहा है, ठीक है। ये मुझे आप वीडियो में बता दीजिएगा कमेंट में। विषय कोड DSM-4, प्रश्न क्रमांक 1 से 10, मतलब इसमें जो प्रश्नों की जो संख्या है वो कितनी है, 1 से 10 प्रश्न है इसमें। और दूसरा जो है सभी जो 10 प्रश्न हैं उनके जो जो दूसरा है सभी 10 प्रश्नों के जवाब आपको देने हैं, और जो प्रत्येक प्रश्न हैं उनके कितने नंबर हैं, 10 नंबर हैं, और जो प्रश्नों के जवाब देने हैं वो कितने शब्दों में देने हैं, 200 शब्दों में देने हैं, ठीक है। जवाब आश्रय 200 शब्दों में लखवा, मतलब आपको 200 शब्दों में ही जवाब देने हैं। अब हम प्रश्न पर आएँ, तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश भी इसका लिख दिया है प्रश्न का। प्रश्न है, राज्यों नाम अनेसीमा ओमा फेरफार परतवेनी सर्वोपरितानी चर्चा करो, ठीक है। मतलब द सेंटर हैज़ द पावर टू चेंज द नेम्स एंड बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट डिस्कस। अब इसका हिंदी में बात करूं तो प्रश्न जो है वो है, राज्यों के नामों एवं सीमाओं में परिवर्तन करने की जो सर्वोपरियता है वो केंद्र के पास है, चर्चा करना है, ठीक है। अब देखिए जो इसमें प्रश्न का जो उत्तर लिखा गया वो देखते हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि जो आयोग के जो एग्ज़ामिनर होते हैं इसमें जो कॉपियाँ चेक करते हैं वो इस तरह से टिक सिप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा टिक नहीं किया गया था उत्तर लिखते समय, लेकिन जब कॉपी चेक होकर के आई तो यहाँ पर ऐसे मार्किंग का क्या मिला, साइन मिला, ठीक है। और जो आपको नंबर मिलेंगे ये प्रश्न क्रमांक 1 है, और नंबर आपको 5.5 नंबर मिले हैं, कितने में, 10 में से 5.5 नंबर आपको मिले हैं, ये समझिए, ठीक है। अब जो पहला प्रश्न है, अब इसका उत्तर हम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 में केंद्र राज्यों के नाम एवं सीमाओं के परिवर्तन के मुद्दे पर सत्ता का उल्लेख किया गया है। यह अनुच्छेद के तहत, ठीक है, ये भूमिका लिखी गई है, जो कि अभी हम बात करेंगे कि इस भूमिका को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और आप ये भी समझिएगा कि यहाँ पर प्रश्न पढ़ने के बाद ऐसा ही आपका जो स्टेट PCS है यूपी, वहाँ पर भी ऐसे ही कुछ प्रश्न बनते हैं। आप देखो तो राज्यों के नामों सीमाओं में परिवर्तन करने की सर्वोपरियता केंद्र के पास है, चर्चा करें। और आप इस बार 2021 का जो मेंस पेपर 24 मार्च 2022 को हुआ था उसमें देखें तो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर भी ऐसे ही सीधे प्रश्न पूछे गए थे, जैसे पूछे गए थे कि नीति निर्माण में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका की विवेचना कीजिए, टिप्पणी कीजिए, ऐसे कुछ प्रश्न थे। तो आप समझिए वैसे ही प्रश्न यहाँ पर भी पूछे जा रहे हैं, तो ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पर बहुत ईजी हैं और हमारी स्टेट PCS में बहुत ही ज़्यादा टफ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो
वही है सेम, लगभग देखें तो। ठीक है, आगे है, केंद्र सरकार नए राज्यों का निर्माण दो या दो से अधिक राज्यों के किसी भाग को क्या करती है, विलित करके नए राज्यों का निर्माण तथा राज्यों के नाम में परिवर्तन क्या करती है, संसद के साधारण बहुमत से कर सकती है। ये लिखा गया है। अगला पैराग्राफ में क्या है, इस परिवर्तन के संदर्भ में राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधायिका, ठीक है, विधायिका को मत जानने के लिए बिल को संबंधित राज्य के पास क्या करता है, भेजता है। ठीक है, भेजता है। लिखित समय में, लिखित ये निश्चित मतलब एक तरह से लिखित समय में क्या करना होता है कि जो विधायिका होती है, लिखित समय में विधायिका इस पर विचार करके बिल को संसद को वापस भेजती है। ठीक है, अगर विधायिका परिवर्तन के मुद्दे पर सहमत न हो, फिर भी संसद राज्य के नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ये लिखा गया है। यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की गई है कि जो केंद्र की सर्वोपरियता है उसको बताने का इस पैराग्राफ में प्रयास किया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। केंद्र को इस मुद्दे मतलब जो ये केंद्र को इस मुद्दे पर सर्वोपरियता के कारण क्या है, मतलब केंद्र को इस मुद्दे पर जो सर्वोपरियता की शक्ति दी गई है उसके कारण क्या है वो बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। भारत का निर्माण 562 देसी रियासतों के विलय से भी क्या किया गया था, हुआ था। आपको मालूम है भारत का जो निर्माण हुआ था वो 562 देसी रियासतों के विलय से हुआ था। इसलिए संभावना थी कि कहीं राजा आने वाले समय में अलग होने का प्रयत्न कर सकते थे। इसलिए केंद्र के पास राज्य की सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति होना जरूरी थी। ये लिखा गया है। ठीक है, मतलब कि भारत का जो निर्माण हुआ था 562 देसी रियासतों के विलय से हुआ था, तो इसलिए संभावना भी थी कि कहीं राजा आने वाले समय में अलग होने का प्रयास कर सकते थे। इसलिए केंद्र के पास राज्य की सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति होना जरूरी थी, ऐसा लिखा गया है फर्स्ट पॉइंट में। आप ये समझ लीजिए, पहले हम ये प्रश्न पूरे उत्तर को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि हम और अच्छा उत्तर कैसे लिख सकते थे। 5.5 नंबर मिले, इसको 6 कैसे कर सकते थे, या एग्जामिनर को मजबूर कर सकते थे कि तुम 6.5 नंबर मुझे दो। उस स्तर तक एग्जामिनर को मजबूर करने के लिए हम क्या कर सकते थे, या आप यूपीएससी के मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप और अच्छा कैसे उत्तर लिख सकते हैं, उन सभी चीज़ों के संदर्भ में भी हम बात करने वाले हैं। पहले हम पूरे उत्तर को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगला है, देश में विभिन्न भाषा निपुण संस्कृति, ठीक है, संस्कृति के लोगों की विविधता है। आगे जाकर संभावना थी कि लोग भाषा, निपुण संस्कृति इत्यादि के आधार पर राज्य की मांग करें। इस स्थिति में देश की एकता और अखंडता के रक्षण के लिए केंद्र के पास सर्वोपरि शक्ति होना जरूरी है। एग्जाम्पल में नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर इत्यादि देशों के और राज्यों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, अब आज़ादी के पहले से ही कांग्रेस जो नेता थे, कांग्रेस के नेताओं द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की बात कही गई थी, और आज़ादी के बाद इसी संदर्भ में कई आंदोलन क्या हुए, चले। तब केंद्र ने संविधान के द्वारा दी गई लिखित सर्वोपरियता से ही देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी राज्यों का भाषा के आधार पर क्या किया, निर्माण किया। ठीक है, एग्जाम्पल में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के नाम दिए गए हैं। ठीक है, समय के साथ कई राज्यों में विकास संबंधी
असमानता तथा संसाधन क्या है डिस्ट्रीब्यूशन वितरण संबंधी क्या है समस्याओं के कारण राज्यों का कोई एक भाग अलग राज्य की मांग क्या कर सकता था, अलग की मांग कर रहा है या करता है। देख ही रहे हैं कि संसाधन की अब जो वितरण है वो ठीक से ना होने के कारण कई क्षेत्र ऐसे हैं जो अलग राज्यों की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर उदाहरण में जो दिखाया गया वो क्या है, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना एग्जाम्पल में दिया है। इसी समस्या के निराकरण के लिए केंद्र के पास सीमा में परिवर्तन संबंधी सर्वोपरिता होनी आवश्यक है, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, ये 4 पॉइंट कारण में दिए गए हैं। फिर अंततः निष्कर्ष लिखा गया है, इस तरह संविधान सभा के सदस्यों द्वारा दूरगामी दृष्टिकोण का प्रदर्शन करते हुए या एक तरह से करते हैं दूरगामी दृष्टिकोण से एक तरह से प्रेरित होकर के उन्होंने क्या किया था, प्रेरित होकर देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को विशेष शक्ति दी गई थी जो कि प्रासंगिक है, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए 5.5 नंबर मिले हैं। यदि आपके सामने ऐसे प्रश्न आते हैं आप इसको कैसे और प्रभावी बना सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, 1 मिनट, इसको एक हो सकता है तो मिट जाता है तो फिर और अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आप भूमिका को और कैसे प्रभावी बना सकते हैं। यहाँ पे अब है ना कि भारत राज्यों के नामों एवं सीमाओं में परिवर्तन करने की सर्वोपरिता केंद्र के पास है। तो आप क्या कर सकते हैं, भूमिका में ये लिख सकते हैं कि संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है, जिसमें निहित आर्टिकल 3, ठीक है, आर्टिकल 3 संसद को यह शक्ति देता है कि वह विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। ये 2 पैराग्राफों को क्या किया जा सकता था, एक में समेटा जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भूमिका लिखेंगे, चाहे आने वाले अन्य भी कोई प्रश्न आपके सामने ऐसे कभी आते हैं तो आप क्या करिए कि सीधा ही मत लिखिए कि भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 में केंद्र को यह शक्तियाँ हैं कि वह राज्य के नामों एवं सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद के तहत ये थोड़ा कमज़ोर 3-4 लाइन में जो आपने लिखा वो भूमिका कमज़ोर पड़ जाती है। आप यदि लिख देते हैं कि संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ में इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है, अब बता रहे, अब आगे लिखिए कि जिसमें निहित आर्टिकल 3 जो सिर्फ आर्टिकल 3 है वो क्या करता है कि संसद को यह शक्ति देता है कि विधि द्वारा नए राज्य बना सकती तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, अब आप अगले पैराग्राफ में बताइए, क्या बताएंगे कि राज्यों के नामों एवं सीमाओं में परिवर्तन करने की जो सर्वोपरिता केंद्र के पास है, तो केंद्र के पास जो ये सर्वोपरिता की जो एक विशेष शक्ति है उसके लिए संविधान में क्या प्रावधान है उन पर आप चर्चा कीजिए। दूसरे पैराग्राफ में आप बताइए कि संसद क्या कर सकती है, साधारण बहुमत से किसी भी राज्य की नामों एवं सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ये ऐसे ऐसे प्रावधान है, इनकी चर्चा करते हुए फिर आप बताइए कि क्या बताइए कि जो 1 मिनट, हाँ, फिर आप बताइए कि राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधायिका को मत जानने के लिए बिल को संबंधित राज्य के पास भेजता है। लिखित समय में विधायिका इस पर विचार करके बिल को संसद को वापस भेजती है। अगर विधायिका परिवर्तन के इस मुद्दे पर सहमत ना भी हो फिर भी संसद राज्य के नाम एवं सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। ऐसे मतलब जो भी प्रावधान है उनकी चर्चा करिए। ये भी बताइए कि यदि विधायिका क्या करती है, बिल को अपने पास रोक लेती है, तब भी संसद के पास यह शक्ति है कि वह बिल को पास करके राज्यों एवं सीमाओं के नाम में परिवर्तन कर दे। यदि विधानसभा या विधायिका उस बिल को निश्चित समय पर क्या कर रही है, संशोधन के साथ या अपने सलाह के साथ वापस नहीं भेज रही है, तब आप ये भी ध्यान दीजिएगा यदि विधायिका जो है वो किसी संशोधन और सुझाव के साथ भी
बिल को संसद को भेजती है तो ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति या संसद जो है वह बाध्य हो उन सुझावों या संशोधनों को मानने के लिए। इनको बताते हुए आप कारण को ज़रूर बताइए कि जैसे राज्यों के नामों सीमाओं में परिवर्तन करने की जो सर्वोपरिता केंद्र के पास है, तो कारण क्या है, आप कारणों को भी संक्षेप में बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कारणों को बताया गया है, इसको थोड़ा और संक्षेप में लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी के कारण भी ठीक हैं। यदि निष्कर्ष को प्रभावी बनाना चाहें तो निष्कर्ष हमारा थोड़ा और प्रभावी यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो निष्कर्ष है वो हमारा थोड़ा और प्रभावी बन सकता है, क्योंकि निष्कर्ष में यहाँ पर क्या लिखा गया है, सिर्फ इस तरह संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, इस तरह संविधान के सदस्यों के द्वारा दूरगामी दृष्टिकोण से प्रेरित हो करके देश की एकता अखंडता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र को विशेष शक्ति दी गई थी जो प्रासंगिक है। लेकिन इसको हम और कैसे प्रभावी बना सकते हैं, यदि हम ये लिख दें, किंतु केंद्र सरकार इस शक्ति का प्रयोग वोट बैंक, किसी विशेष राज्य को लाभ पहुंचाने आदि से बच करके इस शक्ति का प्रयोग अति आवश्यक स्थिति में करना चाहिए ताकि देश की एकता अखंडता बनी रहे। ऐसा करके हम कुछ लिख देते हैं तो हमारा निष्कर्ष थोड़ा और प्रभावी बन सकता है। ठीक है, बाकी ठीक था। आज हम एक ही प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, आगे हम और भी सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्या ये जो सेशन जो है, ये जो वीडियो आपने देखा, कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा कि नहीं रहा। आप इस कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद।